हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 293 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग पुराने क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हैं, जो लिटरेरी टर्म्स पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो प्लेलिस्ट पर जाएं। उन्हें क्वेश्चन 1 से अब तक के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 293। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ ए ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर आपको जो ट्रेजेडी है उसके पार्ट को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, यानी कि वो अव्यवस्थित क्रम में दे देगा, है ना, जंबल करके देगा, जिन्हें आपको एक सही क्रम में ऑर्गेनाइज उन्हें करना होगा कि कैसे कैसे, मतलब पहले पार्ट में क्या होता है, दूसरे पार्ट में क्या होता है, तीसरे पार्ट में क्या होता है। बेसिकली जो एक ट्रेजेडी होती है वो एक 5 एक्ट में होती है ना। पुराना जब शेक्सपियर के जो प्ले वगैरह देखते हैं, वो कॉमेडी हो उनकी, चाहे ट्रेजेडी हो, वो 5 एक्ट में होती हैं। तो इनका जो ट्रेजेडी को 5 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है ना। एक मॉडल के बेस पे किया जाता है। एक विद्वान थे फ्राइटेंग, उन्होंने एक मॉडल पेश किया था कि मतलब एक प्ले का, कि वो इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ऐसे करके उन्होंने पिरामिड बताया था इसका। यानी कि जो फर्स्ट एक्ट है यहाँ से शुरू होगा। तो फर्स्ट एक्ट में एक्सपोजिशन होगी, है ना, मतलब जिसमें क्या होगा कि जो नींव है स्टोरी की या प्लॉट की, वो इसमें दिखाई जाएगी। फिर प्ले की शुरुआत होती है। सेकंड एक्ट में राइजिंग एक्शन होगा। फिर यहाँ जो थर्ड एक्ट है, यहाँ पर क्लाइमैक्स हो जाएगा। क्लाइमैक्स के बाद आता है आपका डाउनफॉल, मतलब फॉलिंग एक्शन। एंड देन 5 एक्ट में क्या होता है, ये जो पूरा के पूरा जो 5 एक्ट है, जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं ना, उसमें क्या होगा, वो पूरी समरी को रैप अप कर लेगा 5 एक्ट। तो यहाँ पर जाके ये, हाँ सॉरी, ट्रेजेडी के बारे में पूछा है ना, तो ट्रेजेडी है तो यहाँ का जो 5 एक्ट जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो कैटास्ट्रॉफी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो होगा डी। ठीक है, डी में सही इसका ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये पहले एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड देन डिनोमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294। विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल रिलेटेड टू adventure of an eccentric or disreputable in episodic form and the genre get from the Spanish word picaro or rug। तो यहाँ बताना ये कौन सा नोवेल होता है। तो बेसिकली ये पिकास्क्यू नोवेल होता है। ठीक है, पिकास्क्यू नोवेल क्या होता है, एक नॉन मतलब फिक्शन का पार्ट होता है, जिसमें कई प्रकार के हमें नोवेल देखने को मिलते हैं ना। रोज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है फिक्शन, एक होता है नॉन फिक्शन। तो नोवेल बेसिकली फिक्शन का पार्ट है, जिसमें कई हमें नोवेल देखने को मिलते हैं, जैसे कि एपिस्टोलरी नोवेल, ये एक लेटर की फॉर्म में होगा। सैटायरिकल नोवेल होगा, एलोगरिकल नोवेल। ऐसे ही एक पिकास्क्यू नोवेल होता है, इस नोवेल को जो अपना नाम है वो स्पेनिश वर्ड पिकेरो से मिला है। पिकेरो का मतलब होता है रग, यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति, डिसरेप्यूटेबल पर्सन, है ना, स्कैंड्रल, या मतलब और भी कई नाम इसके सिनोनिम हो सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब है दुष्ट व्यक्ति। इस नोवेल के अंदर उस व्यक्ति के जो एडवेंचर्स होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। ओके, सो राइट आंसर इज डी, पिकास्क्यू नोवेल। नेक्स्ट है यहाँ 295। अ पोइम इन विच एपिक कन्वेंशन आर सबवर्टेड, यानी कि एक पोइम जिसमें जो एपिक कन्वेंशन है उन्हें सबवर्ट किया जाता है, यानी कि जस्ट जो एपिक है उसके रूल्स के जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेगा। तो सब एपिकल पोइम, एंटी एपिकल और मोक एपिक और मोक हेरोइक एपिक। सो राइट आंसर इज डी। जो मोक हेरोइक एपिक है वो इसकी जो एपिक है उसके जस्ट अपोजिट होता है। होता क्या है उसमें, एपिक है, मैंने अभी जो अपना लास्ट बता रही थी, मैं रंजीत सर की जो बुक है उसको करा रही थी, तब मैंने बताया था कि जो एपिक है उसका जो हीरो होगा, मतलब वो एक सब्जेक्ट मैटर उसका सीरियस होगा, है ना, और उसका जो हीरो होता है वो बहुत ही मतलब हाई इम्पोर्टेंस उसका होता है ना।
किसी भी चीज़ में लेके, मतलब जिसका जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा पूरा के पूरा राष्ट्र का भाग्य, मतलब पूरे पूरा राष्ट्र, पूरा पूरा कंट्री, रेस, ट्राइब, सबका जो भाग्य है वो उसके एक्शन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके का जो हीरो होता है वो बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें कोई जो मोक एपिक है उसमें क्या होगा कि हीरो, मतलब इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ट्रिवियल होगा, बहुत ही घटिया लेवल का होगा, बट उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा जैसे कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही मतलब बिल्कुल एलिवेटेड स्टाइल में, जैसे किसी एपिक की जो शुरुआत होती है इन द सेम वे। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 296। अ लॉन्ग लिरिक पोइम, सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, इलेबोरेट इन इट्स स्टैंजाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग लिरिक पोइम जिसका सब्जेक्ट मैटर सीरियस होगा, स्टाइल एलेबोरेट होगा और कमाल का स्ट्रक्चर होता है स्टेंजा। जो स्टेंजा स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही कमाल का होता है। ठीक है, जो नॉर्मल पोइम में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये लॉन्ग लिरिक पोइम होती है हमारी ऑड। ठीक है, so right answer is C, an odd. Next है 297. Which of the following is a medieval form? Which of the following is a medieval form? A short comic or satiric tale in verse dealing realistically with middle class or lower class character and delighting in the rebelled and the obscene. इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जो मिडिएवल इंग्लिश से रिलेटेड है? ठीक है, जिसमें शॉर्ट कॉमिक सटारिक टेल से वो डील करती है और रियलिस्टिकली मिडिल क्लास से के ऊपर वो होती है। तो बेलार्ड, पैराबल, फैब्ल्यू एंड फेबल। सो ये फैब्ल्यू होती है ना। ये एक फ्रांस ओरिजन है, फ्रांस में इसका ओरिजन हुआ था। सो राइट आंसर इज सी, फैब्ल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298। लैंग्वेज विच सीम स्मूथ, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म एट, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कानों को भाए, मतलब मधुर लगे, प्लीजेंट मतलब सूदिंग हो, म्यूजिकल हो, वो होती है, कैसी होती है? यूफोनी होती है, कैकाफोनी होती है, मेलोडी होती है, हारमोनी होती है। तो प्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड यूफोनी। सो राइट आंसर इज ए। यूफेनी का मतलब होता है गुड साउंड एंड कैकोफोनी जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है बैड साउंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299। अ स्टैंडर्ड सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल गया। एक स्टैंडर्ड जो सोनेट होती है वो 14 लाइन्स की होती है। सो राइट आंसर इज ए, 14 लाइन्स। नेक्स्ट है यहाँ पर अ बैलाड इज। बैलाड क्या होती है? बैलाड क्या होती है यहाँ बताना है। सो ये आपके ऑप्शन है। अ शॉर्ट पोइम नैरेटिंग अ टेल, जिसमें कोई टेल होती है। पोइम रिटिन ऑन समबडी डेथ, किसी की डेथ पे लिखी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बैलाड है डेथ पर थोड़ी लिखी जाती है, वो एलेजी होती है ना। अब प्रेयर सॉन्ग भी नहीं है, क्योंकि प्रेयर सॉन्ग जो है हिम होते हैं, भजन होते हैं, है ना, जो भगवान के ऊपर लिखे जाते हैं, कृष्ण वगैरह के जो भजन टाइप होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हिम। और मैरिज सॉन्ग, तो मैरिज सॉन्ग भी नहीं है ये। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, अ शॉर्ट पोइम नैरेटिंग ए टेल। एक शॉर्ट पोइम जिसमें कोई स्टोरी होती है इज कॉल्ड बैलेड। नेक्स्ट है यहाँ पर 301। अ लिरिक इज, इसी तरीके से बताना आपको कि लिरिक क्या होती है। तो ये एक लॉन्ग पोइम होती है रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, अ पोइम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड। तो ये दोनों फीचर्स नहीं होते इसके। और आगे और ऑप्शन इसके देखते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं अ शॉर्ट पोइम इन विच द पोइट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, अ ट्रिम्फल सॉन्ग। सो राइट आंसर इज सी। एक शॉर्ट पोइम होती है जिसमें कोई पोइट अपनी पर्सनल थॉट और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 302। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाई मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड इट the attitude of amusement and scorn is called. So आपके ऑप्शन है एलेगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी, सैटायर। सो आंसर इज सी, पैरोडी। पैरोडी इज अ लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस, यानी सीरियस वर्क होगा उसको क्या कर देगा पैरोडी, उसको थोड़ा सा अम्यूजिंग वे में प्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 303। एन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, एक आइम्बिक पेंटामीटर लाइन में कितने फीट होते हैं यहाँ बताना है। ऑप्शंस हैं 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट, 6 फीट। सो पेंटा का मतलब ही 5 होता है, सो आंसर इज ए 5 फीट इसमें होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 304। अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी। एक लॉन्ग पोएम जिसमें एक स्टोरी होती है एक लीडर की जो होल कम्युनिटी से संबंध रखता है। रिटन इन ए नैरेटिव फॉर्म, नैरेटिव फॉर्म में होगी, लॉफ्टी स्टाइल होगी उसकी, उसे कहा जाता है अ ड्रामा, एन एपिक, अ शॉर्ट स्टोरी, अ लिरिक। सो ऑफ कोर्स यहाँ एपिक की बात हो रही है, सो आंसर इज बी एन एपिक। पीजीटी 2000 में आया है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305। हु डिफाइन ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। डिफाइन मतलब ट्रेजेडी को इन शब्दों में किसने डिफाइन किया है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। So, of course, Aristotle defined tragedy as these lines. So, right answer is C, Aristotle. Okay, Aristotle defined tragedy in 6th chapter as the imitation of an उनका जो पोइटिक्स है उसके 6th चैप्टर में उन्होंने इसे डिफाइन किया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 306। द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिएवल पीरियड ऑफन इन ए ग्लूमी कासल रेप्लीट विद डंजियन सबटेरेनियन पैसेज एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्री इज कॉल्ड। सो इस तरीके के फिक्शन को क्या कहते हैं जिसकी जो सेटिंग है मिडिएवल पीरियड में है और अक्सर उसकी जो सेटिंग है वो ग्लूमी कासल मतलब में देखने को मिलती है, जो रेप्लीट विद डंजियन वगैरह जो होता है। ये इस तरह के जो फिक्शन होते हैं ये गॉथिक नोवेल होते हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत करी थी हॉरेस पॉवेल ने इन 17th सेंचुरी। सो राइट आंसर इज बी, गॉथिक नोवेल। Next, the question number 307. The unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called. Unbroken flow of thought and awareness in waking mind is called stream of consciousness, epiphany, negative capability, objective correlative. So answer is A, stream of consciousness. Stream of consciousness is an broken flow of thought and awareness in the waking mind of a man. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 308। व्हाट इज मीन बाय कैथारसिस। कैथारसिस से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैथारसिस। सो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेजिक फ्लो इन दी एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट का ट्रेजिक फ्लो, फास्ट स्टेप टेकन इन डार्क, परगेशन ऑफ इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी एंड फियर। तो कैथारसिस क्या होता है। कैथारसिस तो एक ग्रीक टर्म है जिसे मेडिसिन से लिया गया है, मेडिसिन से लिया गया है, जिसका काम होता है कि किसी के इमोशंस को मतलब ठीक करना, है ना। जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की आपने देखा होगा डेथ हो जाती है, जैसे कोई वाइफ है उसका हस्बैंड मर गया हो और फिर वो एकदम से उसको शॉक लगता है, वो रोती नहीं है ना, एकदम शांत हो जाती है, उसको रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है, क्योंकि जो इसके जो इमोशन है वो वहीं के वहीं उसके वो मतलब रुक जाते हैं, है ना। इमोशन का रुकना ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता। संवेगों का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन के लिए, तो इसीलिए वहाँ उसे रुलाया जाता है, क्योंकि अगर वो रोएगी नहीं तो वो पागल भी हो सकती है ना। तो वो रुलाना होता है ना, जब वो रोती है तो आंसुओं के तौर पे क्या होता है, उसकी जो इमोशंस होते हैं वो बहते हैं, वही होता है कैथारसिस, है ना। यहाँ पर आप इस ट्रेजेडी में हीरो से जोड़कर देख लीजिए और रियल लाइफ में आप किसी भी पर्सन से भी इस तरीके से इसको अटैच करके जोड़ सकते हैं, परगेशन ऑफ इमोशन और पिटी एंड फियर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपके इमोशन होते हैं वो आपके प्योरीफाई हो जाते हैं, है ना। डी विल बी राइट ऑप्शन, परगेशन ऑफ इमोशन एंड पिटी एंड फियर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लीज। जो डिस्टोपिया टर्म है इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टोपिया। सो डिस्टोपिया इज जस्ट अपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया हम जानते हैं कि एक आइडियल स्टेट होता है, इमेजिनरी, मतलब रियल में वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो इमेजिनरी होता है, जहाँ पर एक ऐसे राज्य की कल्पना की जाती है कि मतलब एवरीबडी वहाँ पर क्या है, खुश है, मतलब सुखी है वो, उसे कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। और डिस्टोपिया उसके जस्ट अपोजिट है। ये जो है इमेजिनरी अनप्लीजेंट वर्ल्ड होता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है मतलब खुश नहीं है, परेशान है, दूसरे दुख हैं, अनेकों कष्ट हैं। सो राइट आंसर इज डी, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 310, हु इज़ द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसने दिया था, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट, वर्ड्सवर्थ। सो T.S. Eliot is the father of the term objective correlative. So right answer is A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 311, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नोवेल। प्रोलेटेरियन नोवेल अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, कई सारे नोवेल होते हैं, तो एक प्रोलेटेरियन नोवेल भी होता है। ये इसकी थीम क्या होती है, इसकी थीम होती है वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास यानी कि जो मजदूर वर्ग होता है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, करेक्टर विच रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ऐसा करेक्टर जो पूरे प्ले के अंदर अनचेंज रहता है, यानी उसका कोई ज़्यादा कोई उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव देखने को हमें नहीं मिलते हैं, वो होता है फ्लैट करेक्टर। ठीक है, सो राइट आंसर इज डी, फ्लैट करेक्टर होता है, यानी कि ये एक सब करेक्टर होता है, ये जो मेन करेक्टर जो होता है प्ले के अंदर उसको सपोर्टिव रोल में ये होता है। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 313, व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है, क्लोजेट का मतलब होता है अलमीरा, है ना। तो इसको अलमीरा नाम इसलिए दिया गया है कि ये जो ड्रामा है इसे पढ़ने के इंटेंशन से लिखा जाता है, यानी कि इसको पढ़ो और अलमारी में रख दो, रादर देन परफॉर्मेंस के इंटेंशन से इसे लिखा नहीं जाता। जो राइटर है इसे पढ़ने के इरादे से लिखता है, जिसके फेमस एग्जाम्पल हैं जैसे मिल्टन का है सैमसन एगोनिस्ट और प्रोमेथियस अनबाउंड बाई शैली। सो राइट आंसर इज बी, ड्रामा टू बी रीड, इसे पढ़ने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, TGT 2001 कितने पहले आया है, आज 24 चल रहा है, 2001 में। नेक्स्ट है 30, है ना, सॉरी, नेक्स्ट है 314, यानी कि 314 क्वेश्चन पर हम आ गए। द टेरेसा रेमा इज ए स्टेंजा ऑफ। टेरेसा रेमा एक स्टेंजा है, तो ये 3 लाइन स्टेंजा होती है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4 लाइन, 5 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन। सो राइट आंसर इज सी, 3 लाइन स्टेंजा। नेक्स्ट है द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, एक जो एपिक की बुक होती है वो डिवाइड होता है इन 12, 25, 24, 10 और 15। सो आंसर इज ए। ठीक है, ये जो एपिक है 12 बुक में डिवाइड होता है। हालांकि जो हॉरेस वगैरह के हॉमर वगैरह के जो एपिक हैं पुरानी, है ना, वो 24 बुक्स में थे। नेक्स्ट है 360, द स्पेंसेरियन स्टेंजा है। स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन्स। सो इट हैज़ 9 लाइन्स। सो राइट आंसर इज डी। स्पेंसेरियन स्टेंजा के यहाँ कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं एक्सप्लेन में, जैसे चाइल्ड हेरोल्ड, पिलग्रिमेज है, कीट्स ईव ऑफ सेंट एग्नीस, एलिज एडोनिस, द टेनिसन लोटस ईटर, ऑल आर इन स्पेंसेरियन स्टेंजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 317, ब्लैंक वर्स इज। ब्लैंक वर्स क्या होता है, राइम डायम्बिक पेंटामीटर, अनराइम डायम्बिक पेंटामीटर, डॉक्टाइलिक टेट्रामीटर, एनापेस्टिक हेक्सामीटर। सो राइट आंसर इज बी, ये अनराइम आइम्बिक पेंटामीटर होता है, बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 318, एन आइम्बस कंसिस्ट ऑफ। आइम्बस होता है, तो आइम्बस क्या होता है, एक पेयर। ठीक है, एक पेयर होता है, यानी कि 2 स्लेवल का ये होता है, कंसिस्टेंट 2 स्लेवल, यानी कि पहला कैसा होगा, अनअसेंटेड, है ना, और दूसरा स्ट्रेस होगा, तो ऐसे इस पेयर को बोलते हैं आइम्बस। सो राइट आंसर इज ए, 1 असेंटेड स्लेवल फॉलोड बाई असेंटेड 1।
नेक्स्ट है 319 अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी। लास्ट लाइन होती है अलेक्जेंड्राइन किसकी, स्पेंसर इन स्टेंजा की होती है ना। मैंने बताया अभी 9 लाइन होती हैं, इसमें 8 लाइन इसकी होंगी आइम्बिक पेंटामीटर में, एंड 9वीं लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अलेक्जेंड्राइन। एंड नेक्स्ट है 320 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज नोन एज। जो किसी भी लैंग्वेज का मतलब विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी अगर साइंटिफिक स्टडी कर की जाती है उसे बोलते हैं फिलॉजी। फिलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। सो डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 321 दी बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट। सोनेट का बर्थ प्लेस यानी सोनेट का ओरिजिन कहाँ हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, ये ऑप्शन है आपके। सो बी विल बी राइट ऑप्शन। इटली में इसकी जो है ओरिजिन हुई। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ देख सकते हैं। ए सोनेट इज अ पोएटिक फॉर्म विच ऑरिजिनेटेड इन इटली। Giacomo di Lentini is credited with its invention. The term sonnet is derived from the Italian word sonetto. It is a poem of 14 lines which follows a strict rhyme scheme and specific structure. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 320। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 322 द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सैटायर इज। एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सैटायर का। ऑप्शन है यहाँ आपके लिए टू मॉर्न करना होता है, टू अराउज पिटी, टू प्रेज, टू रिड्यूल फॉली और वाइस। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है किसी की मतलब जो किसी की बुराइयां हैं और किसी की गलतियां हैं उनको रिड्यूल करना होता है। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 323 अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। एक फॉल्स आइडिया और इमेज को जाना जाता है अलूजन, इमेजरी, इल्यूजन, नन ऑफ दी अबव। सो फॉल्स आइडिया क्या होता है, एक भ्रम होता है। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन, है ना। और जो एलूजन है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, कोई भी लिटरेरी वर्क, टर्म, इवेंट या कोई पीपल का कुछ भी हो सकता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है और ये एक भ्रम है। नेक्स्ट है 324 द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है यानी जो लिटरल मीनिंग होता है उसे क्या बोलते हैं। एनोटेशन, कैनोटेशन, डिनोटेशन, डिग्रेशन। सो राइट आंसर इज सी। डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर 325 एलिप्सिस रेफर टू। एलिप्सिस क्या होता है, ओमिशन ऑफ वर्ड, एडिशन ऑफ वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वर्ड, नन ऑफ द एबव। सो राइट आंसर इज ए ओमिशन ऑफ वर्ड। एलिप्सिस के अंदर क्या होता है कि एक वर्ड का ओमिशन किया जाता है ना, राइटर कोई भी वर्ड है उसे ओमिटेट कर देता है किसी सेंटर के बीच मतलब सेंटेंस के बीच में से। सो दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 326 यूजिंग अ सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड टू अवॉइड ब्लंटनेस, है ना। यूज सॉफ्टर साउंड यानी कि सॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना इन प्लेस ऑफ हार्ड वर्ड। हार्ड वर्ड जैसे कोई भी हार्ड वर्ड से बचने के लिए जब आप उनको सॉफ्ट वर्ड से रिप्लेस उनका कर देते हो तो उसे बोलते हैं हम यूफेमिज्म। यूफेमिज्म को एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हार्ड वर्ड्स को सॉफ्ट वर्ड के साथ रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि सबसे मोस्ट इसका जो क्लीशे एग्जाम्पल है वो यही है कि समवन हैज़ मतलब कोई मर जाता है, समवन अगर इज़ हैज़ डाई तो हम बोलेंगे कि वो मतलब उसको पास्ट अवे बोलेंगे। डाई ना कह के हम उसके पास्ट अवे बोलेंगे, जबकि डाई मीन्स भी मरना होता है, पास्ट अवे मीन्स भी मरना होता है, लेकिन वो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस डिवाइस। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 327 द 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मिडिएवल पोइट इज नोन एज। 7 लाइन स्टैंजा जिसे मिडिएवल पोइट्स के द्वारा यूज़ किया गया था उसे जाना जाता है टेरेसा रिमा, राइम रॉयल, टेरेसा मीटर, इंटरनल राइम। सो आंसर इज राइम रॉयल। ठीक है, राइम रॉयल एक 7 लाइन स्टैंजा होती है जिसे मिडिएवल पोइट के द्वारा यूज़ किया गया था, स्पेशली से इंट्रोड्यूस किया गया था जॉफ्री चौसर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया जॉफ्री चौसर इन ट्रोइलस एंड क्रसीदे एंड द पार्लियामेंट ऑफ फोल्स। इन दोनों वर्क में जॉफ्री चौसर ने इसे यूज़ किया है।
ठीक है, ये राइमिंग स्कीम होती है इसकी, ABABBCC। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 328, एलेजी एंड सोनेट आर टू टाइप ऑफ। एलेजी और सोनेट किसके प्रकार हैं? ऐसे के प्रकार होते हैं भाई, ऐसे तो निबंध होता है, फिक्सन के हैं, फिक्सन नोवेल है ना, बायोग्राफीज नहीं तो पोइम्स। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही लग रहा है कि पोइम्स के ही टाइप होंगे, है ना। एलेजी और सोनेट क्या है? एक प्रकार से पोइम है ना, तो आपका डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 329, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। इन लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू, ऑप्शन है आपके हु द मैन कैरेक्टर इज, व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, हु इज टेलिंग द स्टोरी, द ऑब्स्टेकल द मेन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम। सो जो पॉइंट ऑफ व्यू है रेफर करता है व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है यहाँ पर 330, इन फिक्शन द ऑथर ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल्ड द। जो कोई भी फिक्शन वह होता है उसमें ऑथर का जो ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो उस फिक्शन की उसको थीम बोला जाता है ना। सो डी विल बी राइट ऑप्शन, थीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 331, अ स्टोरी दैट एंड विद ए हैप्पी रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी स्टोरी है जो हैप्पी एंडिंग के साथ, जिसका रेजोल्यूशन यानी हैप्पी है ना, हैप्पी एंडिंग हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रेजेडी, फार्स, कॉमेडी, सैटायर। तो ट्रेजेडी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेजेडी में कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। उसका हीरो मर जाता है तो वो दुख होता है, जब वो ख़त्म होता है जो उसकी एंडिंग होती है वो एक दुख के साथ होती है। ठीक है, मेन प्रोटोगोनिस्ट मर जाता है तो क्या मजा आएगा स्टोरी में। लेकिन जो कॉमेडी होती है उसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। सो राइट आंसर इज सी, कॉमेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 332, अ पोइम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोइम दैट कैन बी कंसिडर एज ए यूनिट, कपलेट, हैकू, क्वाट्रेन, लिरिक। तो 4 लाइन्स की जो पोइम है उसे क्वाट्रेन, मतलब 4 लाइन को एज ए यूनिट पूछा जा रहा है तो उसे क्वाट्रेन कहेंगे। सो सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 333, द फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट एमांसिपेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। एनालॉजी, एपिथेट, एलेगरी, फॉल। सो राइट आंसर इज बी, एपिथेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 334, a type of comedy in which ridiculous and often stereotype character are involved in silly far-fetched situation. So it is a farce. So right answer is, so farce, parable, fable, sentimental comedy. So right answer is A, farce. Next है 335, the use of language to evoke a picture or a concrete sensation of a person, a thing, a place और an experience। यानी कि कोई लैंग्वेज जिससे क्या है, कोई पिक्चर इवोक की जाए, है ना, किसी व्यक्ति के माइंड में, है ना, उसे बोलते हैं सिंबल, इमेजिनरी, एफोरिज्म, सिम्बली। सो राइट आंसर इज बी, ये इमेजरी होता है। इमेजरी क्या होता है? एक तरह से एक टाइप की पिक्चर इवोक की जाती है इन द माइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, है ना, कोई छोटी स्टोरी, कहानी जो इलस्ट्रेट करती है पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग करेक्टर और एन इंडिविजुअल। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन, एनेक्डोट, असाइड, इंटीरियर मोनोलॉग। सो आंसर इज बी, ये एनेक्डोट होता है। नेक्स्ट है अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डैड इज कॉल्ड। सो कोई सॉन्ग है सोरो का जिस स्पेशली किसी डैड पर्सन के लिए है तो उसे एलेजी बोला जाता है। सो आंसर इज सी, एलेजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 338, ऑक्टेव इन ए सोनेट कंसिस्ट ऑफ। ऑक्टेव सोनेट में होता है ना, और जैसे कोई सोनेट होती है पेक्टार्कन सोनेट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो ये कितना, ये 8 लाइन का होता है। आंसर इज ए, 8 लाइन्स। नेक्स्ट है 339, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज बेस्ट करेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। इसमें से कौन सा फ्रेज है जो एस्थेटिक मूवमेंट को बेस्ट एक्सप्रेस करता है? तो आर्ट फॉर आर्ट सेक,
नेक्स्ट है 340, कंप्लीट द सेंटेंस। एपिफेनी मीन्स, एपिफेनी का क्या मतलब होता है, यहाँ आपके ऑप्शन है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन सैटर्न्स प्रेजेंस। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए, मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड प्रेजेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर